अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल गुजरने के बावजूद भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बात तो की जाती है। ये तासुब क्यों पाया जाता है कि पंजाब हुकूमत चल नहीं पा रही है? क्यों पंजाब में रिकॉर्ड गंदम की ख़रीदारी के बावजूद आटा और गंदम महंगा होने की शिकायत सामने आ रही हैं? क्यों पाकिस्तान को बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने की ज़रूरत पेश आ रही है? क्यों पंजाब हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में बार बार तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत पेश आती है? फिर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स असली थीं या जाली थीं? हुकूमत और डॉक्टर यास्मीन राशिद के मौक़िफ़ में फ़र्क क्यों है? क्या हुकूमत और अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और मुमकिन जो एहतजाजी तहरीक है, हुकूमत इसके लिए तैयार है? और फिर उस्मान बुज़दार की नैब पेशी को आखिर वज़ीर आज़म के अलावा कौन कौन मजाक समझता है? पंजाब की वज़ारत आला के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन उम्मीदवार किसे समझा जाता है? इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे आज पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अलीम खान साहब, सबसे पहले जो आजकल हुकूमत एक मुद्दे को लेकर बड़ा एक्टिव हुई है वो है नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए। हर 2-4 महीने बाद हम सुनते हैं कि नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली का कह दिया जाता है, हालांकि आप लोगों का खुद का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड है। वज़ीर आज़म ने अपने सोर्सेज से भी अपने टाइम भी बड़ी इन्वेस्टिगेट करवाया और बोला जी मैंने डॉक्टर ताहिर शम्सी से पूछा, डॉक्टर फैसल से इन्वेस्टिगेट करवाया, वो बीमार हैं इसलिए इनको जाने दिया जाए। अब अचानक से ऐसा क्या हो जाता है 2-4 महीने के बाद कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी जारी लगना शुरू जाती हैं? पंजाब हुकूमत की जो डॉक्टर हैं वो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल जो है ना वो अलग है। वो कहती नहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट जाली नहीं थी। फवाद चौधरी को समझने में ही तो समझ ही नहीं सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं आप लोग? कोई ट्रीटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कानूनी मामलात नहीं है आपके बरतानिया के साथ, तो कैसे लाएंगे? देखें, मेरे ख्याल में तो शाज़िया दिस इज़ नॉट द इशू। इशू ये है कि अगर वो गए थे और उन्होंने एक उज़र पेश किया था कि मैं बीमार हूँ और मुझे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, मैं अपना इलाज कराना चाहता हूँ, और ऐसा इलाज जो कि इस मुल्क में पॉसिबल नहीं है, तो देखें इसके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस थी। और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया कि ठीक है एक पार्टी का सरबराह है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, और उसको हम अपने बावजूद इसके कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं लेकिन हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनसे, तो अगर उन्होंने ये उज़र पेश किया है और वाकई हमारी मेडिकल बोर्ड भी समझता है कि वो उज़र जो है वो ठीक है, तो हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे प्राइम मिनिस्टर ने जाने दिया। अब देखें इस तक तो कोई भाम नहीं और ना कोई दूसरी राय है। अब अगर वो वहाँ पे उनकी तस्वीर ऐसे आए जिससे लगे कि उनका वो बोर्ड जो था वो उनका इलाज शायद हो चुका है या अब इलाज की अब और ज़रूरत नहीं रह गई, तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट उनको क्लियर करना चाहिए। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद तो नहीं कर सकती, बिकॉज वो 6 महीने से तो अब उनके साथ नहीं है। वो तो जब से गए हैं तब से तो उन्होंने इलाज अपना बाहर के मुल्क में कराया। बात ये है कि विफाक को लग रहा है, विफाकी वज़रा को लग रहा है, वज़ीर आज़म को लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ से तैयार हुई पंजाब हुकूमत के मेडिकल जो बोर्ड था वो उन रिपोर्ट्स को जाली करार दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस पे उठ रहा है आप लोगों पर? पंजाब हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जाली थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात कभी भी हुई है कि हमने कोई उसको जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई चेंज किया। एक बड़ा हाई लेवल बोर्ड उसके लिए बना था, बड़े समझदार डॉक्टर्स थे जिस पे वो बैठे थे, और उन्होंने ये जब रिपोर्ट पेश की थी उसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये वफाक में भी गई और वफाक की तरफ से भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब तक ये सारी रिपोर्ट्स पहुँचाई गई, और फिर उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि हाँ उनको इलाज की ज़रूरत है, और अगर इलाज की ज़रूरत है तो ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला करते हैं कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई फोर्जरी हुई है। वापसी की वजह ये तो नहीं है कि मियाँ साहब ने रब्ता कर लिया है, मौलाना साहब से भी रब्ता हो रहे हैं, उनके बिलावल भुट्टो से भी रब्ते हो रहे हैं, तहरीक चलाने के बाद पॉलिटिकली तो ये उनको एक्टिव होना जो है उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन अगर इतराज़ आ रहा है तो वो सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार थे और अगर आप उस बुनियाद पे उस उज़र के साथ बाहर गए थे और अब अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी है या अल्लाह ताला की तरफ से आप ठीक हो गए हैं तो आप फिर वापस आ जाएं। तो नहीं कह रहे ठीक हो गए चलें वो ना भी कहें, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों को अपनी खुद इवैल्यूएशन करनी चाहिए। कई दफ़ा पॉलिटिक्स में आपकी गैर हाज़िरी जो होती है उसकी जो प्राइस होती है वो सिर्फ कंफर्ट से ज़्यादा होती है। सही। So, देखें तो आप बहुत सारे लोग आप अगर हमारी हिस्ट्री में देखें तो उनको ये शायद ऑप्शन अवेलेबल हो सकती थी कि वो कोई उज़र दे के मुल्क से बाहर जा सकें, वो नहीं गए और उन्होंने मुल्क में रहे, जेलों में भी रहे, मुकदमात भी फेस किए और उसके बाद ये देखें जो लीडर होता है ना वो हर तरह का अच्छा और बुरा वक्त फेस करता है, ठीक है, इसीलिए वो लोगों का कायद होता है। और मेरे ख्याल में अगर उसके अंदर इमरान खान साहब ने फैसला किया था तो मेरे ख्याल में उनका बड़ापन भी था और लेना भी चाहिए। लेकिन आज वो अपने फैसले पे पछता भी रहे। एक लीडर को जब फैसला करते हुए अपने अच्छाई और बुराई की जो होते हैं पैमाने उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। और आप बेशक किसी को पसंद ना करते हो लेकिन जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आएँ और आप वज़ीर आज़म हो तो फैसला आपको बतौर स्टेट्समैन लेना चाहिए, बतौर पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के अभी भी राब्ते हो रहे हैं आप लोगों से? ये भी हर 2-4 महीने के बाद बड़ा चल पड़ता है जी, मुलाकात होगी बुज़दार साहब से, शायद आप लोग जो है ना वो वफादारियाँ तब्दील करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। कल भी कुछ लोगों की मुलाकात हुई है बुज़दार साहब से, तो ऐसा कुछ है कि कुछ लोग शामिल होने जा रहे हैं? कोई इसके अंदर किसी के साथ भी, बल्कि अगर आप ये देखें कि जो 20 बंदे पहले भी मिले थे या 15 बंदे मिले थे उनमें से किसी एक के ऊपर भी कोई पुराना मुकदमा नहीं था और ना ही उसके बाद कोई मुकदमा है। सो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ने किसी तरीके से उनको पहले प्रेशराइज किया, उन पर कोई मुकदमेबाजी की या उनको कोई तंग किया और उसके बाद उनको फोर्स किया कि आप पीटीआई की तरफ आएँ। अगर किसी का दिल कर रहा है कि वो अपने इलाके में कोई काम कराना चाहता है या कोई डेवलपमेंट कराना चाहता है और वो वज़ीर आला से मिल के उसको रिक्वेस्ट करता है तो ये कोई इतना बड़ा अनोखी बात नहीं है। मेरे काम की हद तक है ये, पार्टी में शामिल होना उस लिहाज से नहीं है, ऐसी मुलाकातें ऐसी नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, 2 साल गुजरने के बाद भी बुज़दार साहब की तब्दीली की खबरें क्यों ये हर दफ़ा चलती रहती हैं, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म साहब लाहौर तशरीफ़ लाते हैं, थपकी देते हैं, बड़ा एतमाद करते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं हो सकती। 5 साल बुज़दार साहब के दौर में ही पंजाब के पूरे होंगे, तो ये क्या वजह है कि बुज़दार साहब की तब्दीली की खबरें, और ख़ास तौर पर ये तब ज़्यादा इस पर तनकीद होने लगी जब वज़ीर आज़म साहब ने इसकी तस्दीक कर दी कि भाई पंजाब के, मुझे अफसोस होता है कि पंजाब के अंदर ही कुछ हमारे अपने ही लोग हैं जो बुज़दार साहब पे तनकीद करते हैं, उस्मान बुज़दार पे, क्योंकि वो वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद हैं, अभी भी हैं। तो कौन लोग हैं पंजाब में जो, वैसे उम्मीदवार तो आप भी थे? देखें, मैं भी MPA हूँ और पार्टी का कारकुन हूँ, तो ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी चीज़ का नुमाइंदा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपको ये कह सकता हूँ कि एक जब पार्टी का लीडर होता है तो उसको हर बंदे की सलाहियत का अंदाज़ा होता है। उसको पता होता है कि उसको अपनी, जैसे कोई भी टीम का कप्तान होता है, उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी जो टीम के 11 मेंबर हैं, ये 11 मेंबर किस कैपेसिटी के हैं और वो उसी हिसाब से उसके लिए सिलेक्शन करता है, उनके लिए जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिटर्मिन करता है कि इसको मैंने किस जगह पे खिलाना है, इसको पहले भेजना है, इसको बाद में भेजना है, इसको मुझे किस जगह पे इस्तेमाल करना है। और हमारे कप्तान ने अगर फ़ैसला किया कि बुज़दार साहब जो हैं वो उनकी चॉइस हैं फॉर चीफ मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल में हम में से किसी को भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है एतराज़, उन्होंने कहा है कि मुझे बदकिस्मती से हमारे अपनी पार्टी में जो है ना वो तनकीद होती है बुज़दार। देखिए, तनकीद तो प्राइम मिनिस्टर पे भी होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है कि तनकीद तो कोई बंदा भी जो सियासी आदमी होता है उसके ऊपर तनकीद तो होती है, हम सब पे होती है, ठीक है। हम में से कोई भी जो है वो जो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, हर कोई कमी के साथ है। हमारे फैसले भी गलत हो जाते हैं, लेकिन फैसले ज़रूरी नहीं कि हमारे हुकूमत के लिए गलत हो जाते हैं, हमारे ज़ाती फैसले भी कई दफ़ा गलत हो जाते हैं, हमारे अपने कारोबार में फ़ैसले गलत हो जाते हैं, हमारे अपने ख़ानदानों में फ़ैसले गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे ये नहीं कह सकते कि ये फ़ैसला बिल्कुल, और हमें तो हमारे कायद ने ये नहीं सिखाया कि वो अच्छा करें बुरा करें
कोई फैसला गलत हो जाए अच्छा हो जाए हमने सिर्फ यस सर ही कहना है। हमने तो यस सर की हमें तरबियत नहीं है। हमने तो 10 साल पीटीआई में गुजारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो दिल में आता है शाजिया, हम वो अपने लीडर से कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, और कहते हैं कि जहां कारकर्दगी हो रही हो वहां बताते हैं कि सर यहां कारकर्दगी हो रही है, जहां कोई कमी हो उसकी निशानदेही भी करते हैं, और ये हमें सिखाया गया। और अगर हमने कोई फर्शी मतलब सलाम करने होते तो फिर पीटीआई में आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा भी जमातें हैं जहाँ पे फर्शी जमात वालों को बहुत मेरे ख्याल में अप्रिशिएट किया जाता है। हम बिल्कुल वो फर्शी सलाम वाले नहीं थे, ना आज हैं ना आइंदा कभी मतलब होंगे। कि पूरे पंजाब में बुज़दार साहब की ही सलाहियत उनमें ही नजर आई और किसी में सलाहियत नहीं। देखिए ये तो मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। देखिए मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ, मेरा लीडर फैसला करने वाला है। कप्तान वो है, मैं तो सिर्फ एक उनका एक कारकुन हूँ। मैंडेट तो आप लोगों को मिला है ना हल करने के लिए, तो क्यों नहीं करते आप लोग फिर? जी मेरा ख्याल में इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम शुरू हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए। बट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितने वादे हमने अपनी कौम से किए थे उनको पूरा करने का वक्त है। अभी 2 सालों में कुछ हुआ नहीं है वैसे? जी जिस स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हुआ। 2 सालों में वो कारकर्दगी नहीं थी, नहीं हुआ, उस स्पीड से नहीं हुआ, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात है। क्या? देखिए मेरे ख्याल में हमारी टीम जो थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था और उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म पहली बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा है। और मेरे ख्याल में जब आप पहली दफ़ा हुकूमत में आते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लर्न करते हैं टाइम के साथ साथ। और आज के वज़ीर आज़म साहब की जो एबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, वो उससे बहुत बेहतर है जो कि आज से 2 साल पहले थी। उन्होंने चीज़ों को चलता देखा है, ब्यूरोक्रेसी का किरदार देखा है, ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स देखी हैं, रेड टेपिज्म देखा है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ख़ास तरीक़ाकार से हुकूमत को स्लो डाउन किया जाता है। ये हर्डल्स आज भी हैं पंजाब में, खास करके आप देखें कितने आईजी यहाँ बदले, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले। बुज़दार साहब तो एक अपनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सके जो उनके साथ चल सके। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो सेंटर में थे वो पंजाब में भी हैं। हाँ, और वो आज भी हैं हाँ। और वो चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में, लेकिन सीएम भी मेरे ख्याल में उससे बहुत बेहतर पोजीशन में है जो आगे 2 साल पहले थे। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरह चीज़ें जो हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 साल जो हैं सीखने में लग जाएंगे। वो बहुत बेहतर होंगे, बेहतर हो जाएंगे। चलें, कुछ कारकर्दगी तो सामने आएगी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ज़ाहिर है आपका बड़ा उसमें एक्सपीरियंस भी है, आपकी सोसाइटीज़ भी हैं। ये जो 50 लाख घर बनाने का एक वादा था, दावा था, वो तो हो नहीं सका। आप चले हैं नया शहर बसाने के लिए लाहौर के अंदर, ये कैसे करेंगे इन 3 साल? नहीं, ये देखें, ये जो 50 लाख घर हैं, ये वो अगर वो शहर भी बसता है और उसमें जितने घर बनते हैं तो ये भी वादे की तकमील ही है ना। इस वक्त देखें, अगर आप घर बना रही हैं जिसमें आपने जो एक लोन लिया है गवर्नमेंट से, जो कि मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो इस वक्त दे रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव फॉर हाउसिंग, और आपको अगर 5% पे या 6% के ऊपर एक 5 मरले के घर के लिए लोन मिलता है तो ये मेरे ख्याल में उसी 50 लाख घरों की तकमील है जिसके लिए हमने कौम से वादा किया था। आप वो जो 50 लाख घर हैं वो मेरे ख्याल में अगले अगर 3 साल में नहीं तो आपको अगले 5 साल में या 10 साल में बनते ज़रूर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि इन 3 सालों के बाद ही बड़ी श्योरिटी आप लोगों ने वापस आना है। वो इसलिए क्योंकि एक चीज़ आपके सिस्टम में से मिसिंग थी। हाँ। और वो था मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का जो सिस्टम होता है ये पूरी दुनिया में राइज है और उसके साथ लोग जो हैं वो अपना घर बनाते हुए बैंकों से कर्जा लेते हैं और उसकी जो किस्त होती है उसको आसान किस्त के तौर पे 20-20 साल के ऊपर स्प्रेड किया जाता है ताकि वो आसानी से जो है अपना कर्जा उतार सकें। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे आप हैं, यहाँ पे आपके कैमरामैन हैं, बाकी लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये सारे जो हैं वो अपनी तनख्वाह में से एक ख़ास पोर्शन जो है वो एलोकेट करते हैं कि मैंने अपने घर के लिए ये करना है। ये हमारे पास तो सिस्टम था ही नहीं। हाँ। आप सोचें कि हमारे पास 0.2% लोग भी मॉर्टगेज के ऊपर घर नहीं लेते थे, या वो इनहेरिटेंस में लेते थे की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से कि 12%, 14%, 15% कौन दे सकता है कि वो, और वो 20 साल देता रहे, 20 साल देता रहे और उससे जितने का घर नहीं होता जितने आपको ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, 5 गुना का घर बन जाता है। 5 गुना का घर बन जाता है। तो ये जो 5-6% पे वज़ीर आज़म लेके आए हैं इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और आप देखेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इससे बहुत
ज़्यादा बूम पे आएगी, आपके लोगों के लिए रोज़गार पैदा होंगे, वो तमाम लोग जो कि एक घर की कंस्ट्रक्शन मतलब कि 3 सालों में नहीं हो सकता, ये 2 साल तो चलेगा एक घर में। मैं तो कहता हूँ शाजिया, चले मैं तो ये बहस ही नहीं कर रहा कि उसमें से 50 लाख में से हो सकता है 5 लाख घर बने, ठीक है, मैं कहता हूँ 2 लाख घर बने, पर एक सिस्टम जिसने 50 लाख घर बनाने थे वो सिस्टम तो राइज हो गया ना। आप कम से कम आपके पास ये तो एक ऑप्शन आ गई कि अगर आपके पास एक छोटी अमाउंट है और आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप बैंक के पास जा सकते हैं, उनसे जाके लोन जो है वो ले सकते हैं। तो ये 50 लाख घरों का जो मंसूबा आप लोगों का वादा था, ये अब आप लोग शिफ्ट करेंगे भले चंद लाखों में नए शहर की तरफ? नहीं, नए शहर में तो जितने भी घर बनेंगे वो सारे के सारे उसी के अंदर से हैं। ये जो लाहौर का जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्वेजन किया है उसको और उसके ऊपर काम शुरू कराया है, ये भी उसके अंदर है। लेकिन ये सिर्फ लाहौर शहर में नहीं बन रहे, ये तो कराची से लेके तो आपको अपना पिशावर तक जितने भी शहर हैं उसमें सारों में ये हुकूमत फैसिलिटी दे रही है। बैंक्स इन्वॉल्व हुए हैं। आपने 3 दिन पहले भी पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर से सारे बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो मिले हैं जाके, और वो इसी के लिए मिले हैं। ये सिर्फ जो गरीब आदमी के लिए और जो इसके लिए जो इंसेंटिव दिया गया है वो 5 और 10 मरले के घरों के लिए दिया गया, ताकि गरीब आदमी के लिए, कोई अमीर आदमी 5 मरले के घर में नहीं रहता, ठीक है। तो जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसको छत मिले और उसके लिए अपना घर बन सके, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर। लास्ट में मैं बात कर लूँ आपकी वजारत को लेकर, गंदम का जो एक बहरान, जो एक वावेला हुआ, इसमें कोई शक नहीं है आपने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। आप लोगों ने वो जो एक मिथ थी कि जो गंदम है वो फ्लोर मिल्स वाले जो है ना वो डायरेक्ट काश्तकारों से ले लेते थे, आपने बड़ा उसका रास्ता रोका और आपने डायरेक्ट उनको देना शुरू की। अब 2 महीने पहले गंदम की कटाई हुई है, आपने पंजाब ने 45 लाख टन गंदम खरीदी है, ठीक है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं कि बहरान है और लोगों को सस्ता आटा नहीं मिल रहा है। ये जो आप लोगों ने टारगेटेड सब्सिडी रखी है, ये कैसे आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे देंगे आप टारगेटेड सब्सिडी, कैसे इसको आप जो है ना वो अलग जो है ना वो करेंगे? ये शाजी आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब मैं वज़ीर बना था तो मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये शुगर क्या होती है और ये आटा क्या होता है और ये गंदम क्या होती है। नाम तो ज़रूर सुने हुए थे, लेकिन ये मेरा चूँकि फील्ड नहीं था, लेकिन ये मैंने पिछले कुछ महीनों में सीखा है और मैंने ये देखा है कि इसके अंदर बहुत सारे माफियाज हैं, जो कि इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको वो कैश कराते हैं। लेकिन इनको को मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा। जैसे सबसे पहला मेरा टास्क था कि जी हम चाहते थे कि आप जो हमारा काश्तकार है उसको हम एक अच्छी प्राइस दें उसकी फसल की, बिल्कुल ठीक है। और वो हमने 1400 रुपया की, और 1400 रुपये के ऊपर मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि पूरे पंजाब में एक भी काश्तकार ऐसा नहीं है जिसको 1400 रुपये ना मिले हों। सही, 1400 से उसने ऊपर कमाए हैं, हमें बेची है या मार्केट में बेची है, जिसको भी बेची है 1400 से नीचे नहीं बेची। तो एक जो हमारा पहला टारगेट था कि काश्तकार को गंदम का जो रेट है वो बेहतरीन मिले, वो उसको मिला। वो 1400 से लेके फौरन कैश मिला, एक दिन में मिला। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड बात आ गई कि जब गंदम जो है उसका रेट ज्यादा होगा तो गंदम से ही आटा बनता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब गंदम का रेट हम चाहते हैं कि काश्तकार को मैक्सिमम मिले, लेकिन साथ हम चाहते हैं कि आटे का रेट मिनिमम मिले, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करना दोनों चीजों के लिए भी मुश्किल बात है। लेकिन फिर हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि जी गंदम के ऊपर शाबाश, बहुत अच्छा किया, गंदम तुमने ले ली। वो 41 लाख हमने लिए, और 41 लाख के बाद उन्होंने कहा ये वेरी गुड, बहुत अच्छा है, काश्तकार को पैसे भी मिल गए, ये भी बहुत अच्छा है, शाबाश इस बात पे, लेकिन अब आटे का रेट कम करो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि 1400 रुपये का लिया था, वो 1475 रुपये के ऊपर जो है वो हमने सब्सिडाइज जो है आटे के लिए फ्लोर मिल्स को देना शुरू किया। ठीक। अब इसके साथ हमने काफ़ी मुश्किल से 860 रुपये का जो बैग है जो कि 20 kg का है, वो हमने इस वक्त तकरीबन 95% एंड अबव इस वक्त पंजाब में अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें हम शामिल नहीं करते। एक फाइन आटा जो है, जो कि वाइट आटा होता है, वो शामिल नहीं है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन और एक चक्की का आटा इसमें शामिल नहीं है, बिकॉज चक्की वालों को हम गंदम फराहम नहीं कर रहे, वो मार्केट से खरीदते। तो अगर मार्केट से किसी ने 2000 रुपये खरीदी है तो वो तो महंगा ही देगा, वो महंगा ही बेचेगा, क्योंकि हम उसको सब्सिडी नहीं दे रहे। लेकिन जिसको हम वीट दे रहे हैं उसके ऊपर मैं पूरी आपको
जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो 860 रुपए हम इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे हैं। क्योंकि हम सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ। अब ये सब्सिडी जो है वो हमारी पूरा साल चलती है। लेकिन ये टारगेटेड सब्सिडी क्या है, कैसे पता चलेगा? ये टारगेटेड नहीं है अभी। नहीं, अभी देनी तो है ना, वो प्लान में है ना। हाँ, वो मैं इस तरह आपको बताता हूँ। उसके लिए हमने प्लान किया है, नेक्स्ट वीक में हम चीफ मिनिस्टर को पहले दिखा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लेके जा रहे हैं। टारगेटेड सब्सिडी ये है कि इस वक्त आपके घर में और मेरे घर में जो आटा खाया जा रहा है वो सब्सिडाइज आटा, ठीक है। अगर मेरे घर में आप देखें कि क्या मुझे उस आटे की ज़रूरत है, तो नहीं है। आप पीसी में जाएं, पीसी में जो आटा इस्तेमाल हो रहा है या मैरियट में इस्तेमाल हो रहा है या किसी भी 5 स्टार होटल में हो रहा है, वो भी सब्सिडाइज आटा हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हाँ। कि हुकूमत जो है वो 5 अरब रुपया महीने का निकाले और सबको दे दे कि जनाब आप सारे जो है ना वो सब्सिडाइज आटा खाएं। हमने इसका मैकेनिज्म चेंज करना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि जी हम एहसास प्रोग्राम का डाटा लें। हाँ। एहसास प्रोग्राम में 50 लाख घराना हमारे पास रजिस्टर्ड है, जो उसमें से जो शहरी इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, क्योंकि गांव का ये इशू नहीं है, गांव वाले अपने गंदम अपने पास रखते हैं, ठीक है, और उनके घर की गंदम होती है। और हमारी अगर 1 करोड़ 90 लाख निकली है तो हमारी मार्केट में 90 लाख आई है। 1 करोड़ उन जिम्मेदारों के पास है जिन्होंने वो फसल लगाई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए पूरे साल के जो जिसको पंजाबी में कहते हैं दाने रखे हुए हैं, उन्होंने संभाले हुए हैं। बिल्कुल सही। तो एहसास प्रोग्राम का डाटा आपको हेल्प करेगा। एहसास प्रोग्राम के तहत हम लोगों को उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनको वाकई सस्ते आटे की जरूरत है। हाँ। बजाय इसके कि जो मर्सिडीज में जा रहा है वो भी साथ सब्सिडाइज आटा खा रहा है। इस तरह एक और बात ये होगी कि हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं। अच्छा। जिसको ये सब्सिडी वाला आटा मिलेगा उसके आटे का कलर जो है, उसका जो थैला होगा वो सब्ज रंग का होगा। अच्छा। ताकि अगर कोई आपको नजर आए कि कोई बड़ी गाड़ी में सब्ज रंग का थैला रख के जा रहा है तो और कुछ नहीं तो वीडियो वायरल तो होगी उसकी। आजकल तो हर बंदा सोशल मीडिया पे वो बनाता है। तो सब्सिडी होगी, गरीब आदमी के लिए होगी। मैं चाहता हूँ मर्सिडीज वाला खुद कोई आटा लेने नहीं जाता है, जो घर के मुलाजिम होते हैं वही लेने जाते हैं। लेकिन घर का मुलाजिम भी जो जब जाएगा ना जी, तो जब वो लेके तो आप जब वो जाएगा तो उसके पास एहसास प्रोग्राम का कार्ड होना चाहिए। हाँ। ठीक है। तो वो एहसास प्रोग्राम का कार्ड जो होगा वो उसको महीने की जरूरत के मुताबिक उसका इशू होगा और वो प्रोड्यूस करेगा वहां पे और वो कार्ड रख लेगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि सिंध से जब यहाँ से गंदम जैसे बॉर्डर क्रॉस होता है, प्राइस वो लोग जो है ना बढ़ा कर दे रहे हैं, सब्सिडी यहाँ की ले रहे हैं। सब्सिडी इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा अनफॉर्चुनेटली वो लोग तो नहीं दे रहे सब्सिडाइज, सिंध में वो नहीं दे रहे सब्सिडी दे रहे। उनका आटा जो है इस वक्त तकरीबन 1300-1400 रुपए का है कराची में और हमारा 860 का है। हाँ। तो मार्जिन देखें 500-600 का फर्क है। हाँ। तो अगर यहाँ से एक ट्रक निकल जाए, तो सब्सिडाइज जा रहा है ना, यहाँ से सब्सिडाइज निकल जाए, वो प्राइस बढ़ा देते हैं। जी ऐसे ही है। और सब्सिडी हम दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आटा हर तरफ जा रहा है। तो इस पे कोई नहीं आप लोग अब हम क्या करें जी, अब हम कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती है। अब हम जब बॉर्डर सील करते हैं फिर वो कहते हैं कि जी हुकूमत जो है वो देखें आप रोक ही नहीं सकती, आईनी तौर पे नहीं रोकी जा सकती, आपको सारा पता। तो वो आईनी तौर पे वो कहते हैं आप रोक ही नहीं सकते। अब हम अगर 860 रुपए का आटा दे रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि वो भी इसको सब्सिडाइज करें। ठीक है, सिर्फ पंजाब पे बोझ सिर्फ पंजाब पे बोझ है इस वक्त, सिर्फ सिंध का नहीं है, केपी और बलूचिस्तान का भी है। हमारा आटा जो है वो इस वक्त सारी तरफ जा रहा है। फाइन आटा जो हमारा है वो केपी की तरफ जा रहा है, जो दूसरा आटा है 800। अब आप देखें रहीम यार खान में हमारी 60 मिलें हैं। अब रहीम यार खान इतना सा है, उधर वो 60 मिले फ्लोर मिल्स क्या कर रही हैं, वो सारा आटा वहां बनाती हैं, गंदम हमसे सब्सिडी लेती हैं और वो आटा सारे का सारा सिंध में चला जाता है। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब, वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता कई महीनों से कोशिश है कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया जाए और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए, लेकिन अभी तक इसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, जिसकी एक आम वजह मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमातों से नाराज़गी है। और ये नाराज़गी असम्बली में FATF के बिलों की मंजूरी में हुकूमत का साथ देने के मामले पर हुई। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने भी उनसे राब्ते किए, जबकि आज नवाज शरीफ उन्हीं की हिदायत पर नून लीग के वफ़द ने शहबाज शरीफ की क़यादत में मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात भी की है।
मुलाकात के बाद एपीसी के इनेकाद पर भी बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सब मिल बैठकर एपीसी बुलाएंगे, एपीसी होगी और ज़रूर होगी। इसके मुतालिक जल्द रहबर कमेटी के इजलास में मुशावरत की जाएगी। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि अपोजिशन की दीगर जमातों ANP, PK मैप, कौमी वतन पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान फासले कम करने और तमाम जमातों को मुत्तहद करने के उमूर पर भी गौर किया गया। अपोजिशन की छोटी जमातों को नून लीग और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगी हम अपनी अपोजिशन करेंगे। जबकि मौलाना का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के लिए इत्तफ़ाक़ राय है, अपोजिशन मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाएगी। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन अलायंस का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। सवाल ये है कि आज की मुलाकात से क्या मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाए हैं? जबकि कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले मार्च में सेनेट के इंतखाबात तक कोई किसी बड़ी सियासी हलचल का इम्कान जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है। ये भी तज्ज़िये हो रहे हैं कि हुकूमत दरपेश बहरानों से अब किसी हद तक निकल आई है और हालात जो हैं ये बेहतरी की जानिब जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर छोटी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? मैं बात करूंगी JUIF के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब के अपोजिशन जमातों से, खास करके दो बड़ी जमातों से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग से रहते हैं, पीपल्स पार्टी से रहते हैं। आज की मुलाकात के बाद किस हद तक जो नून लीग है आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हुई है? और आप लोगों का मुतमईन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मुतमईन हैं आज की मुलाकात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि आज की मुलाकात से पहले भी इंतखाबात के बाद हमने एक मौक़िफ़ दिया था कि ये रिगिंग इलेक्शन है और इसमें असम्बली में न जाया जाए। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमें आमादा किया कि जमहूरियत की गाड़ी को चलने दिया जाए। उसके बाद आपको याद होगा पूरी कौम को भी कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी मौलाना से मिले जब सेहत के बारे में उनकी रिहाई हुई, और जनाब जरदारी साहब और मौलाना को कहा कि आप तहरीक चलाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है सिर्फ इस कानून साजी के हवाले से हमारे गिले शिकवे नहीं है, बल्कि आज़ादी मार्च के हवाले से भी जब उन्होंने वादा किया था बिल्कुल और उस अंदाज में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, तो उस वक्त भी हमें इस बारे में यकीनन गिला और शिकवा उनके सामने हमने रखा भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि मसला हमारा नहीं है, मसला असल में दो भाइयों का है। और वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और जनाब नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त लंदन में हैं और वो कायद कहलाते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो मेरे ख्याल में मुसालहताना अंदाज का है, और जबकि जनाब नवाज शरीफ साहब का जो है वो मुखासिमत का है। और इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने पहले भी मौलाना से गुफ्तगू की फ़ोन पर और फिर मुलाकात की, और उसके बाद अपने दामाद को भेजा। अब दोबारा उन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा मौलाना से 2 बार गुफ्तगू की, और आज भी जो उनका वफ़द आया था उसमें यही नुक्ता निगाह था कि नवाज शरीफ साहब का नुक्ता निगाह ये है कि वो तहरीक के हवाले से तो आगे आप बढ़े। लोगों को अभी भी ये लगता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में फ़र्क है? एक भाई जो है ना वो मुफाहमत की तरफ बात करते हैं और दूसरे भाई में ज़रा एग्रेसिव उनका रवैया रहता है, और वो कहते हैं और वो चाहते हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। देखिए, बयानिया में तो फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन अमल में फ़र्क आ जाता है। अगर बयानिया और हो और अमल कुछ और हो तो फिर उससे में तज़ाद बढ़ता है। इसलिए हम समझते हैं कि जो सहूलतकारी का फरीज़ा दो बड़ी जमातों ने हमें बाईपास करके पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत का साथ देकर अदा किया था, तो यकीनन वो उस अपोजिशन के तमाम तर मफादात के मनाफी था, और उसका हमने गिला शिकवा किया। और मैं समझता हूँ खाकान अब्बासी और दीगर जो संजीदा रहनुमा है उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमसे गलती हो गई है। हम समझते हैं कि इस वक्त हमने बाकी छोटी जमातों को इसलिए इकट्ठा किया है कि अगर खुदा न खास्ता उसी डगर पर ये दोबारा चलने लगे तो फिर हमारे लिए
सिर्फ JUI का मसला ना हो, बल्कि दीगर जमातें भी उस हवाले से अपना रोल अदा करें। अभी भी कहीं ना कहीं ये आप लोगों को थात हैं कि हो सकता है कि अभी भी नून लीग उस तरीके से आप लोगों के साथ ना चले, आपकी तहरीक भी साथ ना दे, जैसे आज़ादी मिलियन मार्च में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आप लोगों से मिलकर वादे कर साथ देने की यकीन दहानी करवाकर तो पीछे हट गए थे। तो अभी भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल आप लोगों को एतमाद नहीं है इन दोनों पार्टियों पर। देखिए, इस वक्त सिर्फ हमारे JUI के एतमाद का मसला नहीं है। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी और दीगर तमाम पार्टियां जो हमारे साथ इस वक्त अलायंस में हैं, पश्तूनख्वा मैप है और BNP मैंगल वगैरह, जिन सबको साथ मिलाकर उसका इजलास हमने बुलाया है। इस वक्त उनके सामने ये सूरत हाल रखी जाएगी जो जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज में अपने वफ्द के साथ आकर मुलाकात की थी और जिस अंदाज में जनाब नवाज शरीफ साहब ने बात की है हमसे, ये तमाम बातें उन तमाम तर रहनुमाओं के सामने जो रखी जाएगी, जिसका इजलास मौलाना ने तलब कर लिया है और उसके बाद उसमें जो फैसला होगा वो मुत्तफिका फैसला होगा। तो ठीक है, लेकिन आज की मुलाकात में वो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? आप लोगों को तसल्ली हुई? आप लोग 7 सितंबर को जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने मुल्क जलसों का जो है ना वो ऐलान किया हुआ है। इसमें नून लीग आप लोगों के साथ है अगर आप लोग कोई तहरीक चलाते हैं? क्योंकि आप लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाई इस हुकूमत को रहने का कोई हक नहीं है, ये रिगिंग से आई हुई हुकूमत है, इन लोगों को घर जाना चाहिए। आज़ादी मिलियन मार्च भी आप लोगों का इसीलिए हुआ था। तो इसमें आप लोगों का इस बार ये साथ देने को तैयार हैं? आज इस बारे में कोई बात हुई है? देखिए, आज तो उन्होंने बिल्कुल हमें यकीन दहानी कराई है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है वो हर्फ आखिर है। ये तो पहले भी उन्होंने बात की थी। अब ये तमाम बातें जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत अपने तमाम दीगर जो हमारे हलीफ अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके सामने रखेगी और इस पे गौर करेगी और फिर जो भी लाए अमल तय होगा उसके मुताबिक उनको इत्तला दी जाएगी। और हमारी कोशिश भी है और दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपोजिशन को मुत्तहद करे और खुसूसन जो 2 भाई हैं, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, वो दोनों एक ही बयानी और एक ही जो मौक़िफ़ है उस पर हमारा साथ दे ताकि सूरत हाल आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तवानाई की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र दरामदी गैस को कराची से लाहौर तक तरसील करने के लिए नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो मंसूबा था अब इसको धचका पहुंचा है। वफाकी हुकूमत ने 2015 में यह फैसला किया था कि 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया दरामदी गैस का ये मंसूबा रूस के साथ बैनुल हुकूमती बुनियादों पर तामीर किया जाएगा। लेकिन फिर इस मंसूबे की लागत 1 अरब 50 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2 अरब 70 करोड़ डॉलर तजवीज़ की गई। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में गैस पाइपलाइन मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। ज़राए का ये दावा है कि रूस की जानिब से पाइपलाइन तामीर करने के लिए कंपनियों को दिया जाने वाला 7वां स्ट्रक्चर भी मुंतखब नहीं हो सका है। पाकिस्तान ने रूस की जानिब से नामजद की जाने वाली ETK कंपनी पर एतराज़ उठाया है, मगर बाज़ पाकिस्तानी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, ये जल्द अज जल्द इसी कंपनी को ठेका अवार्ड करने के लिए कोशा है, जिसको रिजेक्ट किया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2016 में रूसी कंपनी को यही मंसूबा 1 अरब 50 करोड़ डॉलर में देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से रूसी कंपनियों की कमज़ोर माली सूरत हाल और मंसूबे की इजाफी कीमत का मुतालबा किया जा रहा था। पेट्रोलियम डिवीजन ने इस मंसूबे को GITDC की रकम या रूस के साथ माली शराकत दारी कायम करके कम कीमत पर तामीर करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान की सरकारी और निजी कंपनियां इसी सलाहियत की पाइपलाइन तामीर करने का वसी तजुर्बा रखती हैं। मैं इस पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब इसकी लागत जो बढ़ गई थी 1 अरब 50 करोड़ डॉलर से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ही ये लागत को बढ़ा दिया गया था?
शाज़िया बिल्कुल नहीं। उस वक्त चूँकि 2015 में इस बात के ऊपर इत्तफाक़ राय हुआ कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मनसूबा जो कि पाकिस्तान के नागुज़ीर हो चुका है, चूँकि कई सालों तक हमने मुल्की गैस की पैदावार को फोकस नहीं किया, मुल्क के अंदर गैस गैस तलाश करने वाली कंपनियों को डिस्करेज किया, तवानाई की तलब बढ़ रही थी, दरामदी गैस आनी है और नए टर्मिनल लगने, लिहाजा कराची से लाहौर तक उस दरामदी गैस को पहुंचाने के लिए ये मनसूबा नागुज़ीर है। अटेम्प्ट हुई, MOU हुआ रशिया के साथ और उस वक्त जो रशियन कंपनी ने कोशिश की कि इस मंसूबे को G2G बेसिस के ऊपर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर $1 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद कीमत पर हासिल किया जाए। उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने इसकी मुखालफत की, उन्होंने एवेल्यूएशन करवाई और ये रिजेक्ट हो गया। उन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ना हो सका क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा थी। अब दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना जा रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स एक्सक्लूसिवली नाइट एडिशन को मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक ये मामला रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास पहुंचा, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और वहां पर बताया गया कि सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी कीमत बढ़ाकर $2 अरब 70 करोड़ डॉलर मेंशन कर दी गई है और साथ ये भी कहा गया कि इसके अंदर मखसूस इक्विटी हुकूमत पाकिस्तान भी डालेगी। लेकिन उसके साथ मसला सबसे बड़ा ये पेश आया कि 7 मरतबा अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं। रशियन कंपनी जिन कंपनियों को नॉमिनेट करती है या तो उनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं या वो टेक्निकल साउंड नहीं है या उनकी माली हालत बेहतर नहीं है। अब आखिरी अटैम्प्ट हुई, 2 उन्होंने ऑप्शंस दिए, एक TM की कंपनी के साथ ऑप्शन थी, दूसरी ऑप्शन EKT के साथ थी। पहले ऑप्शन में वो खुद ही विड्रॉ कर गए कि हमने ये काम नहीं करना। दूसरा ऑप्शन था EKT का। पाकिस्तान के मुतलका इदारों ने जब उस कंपनी की छानबीन लगाई तो पता चला कि उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि वो बयान नहीं किया जा सकता, टेक्निकल वो साउंड नहीं है, फिनेंशियल हेल्थ उनकी नहीं है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो $2 अरब 70 करोड़ डॉलर का मनसूबा उसको कैसे दिया जा सकता है। हैरान कुन तौर के ऊपर इन सरकारी दस्तावेज में हमें पता चला कि कुछ पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप्स हैं जो पुश कर रहे हैं कि वो कंपनी जो क्वालिफाई नहीं हो रही उसको ये ठेका दे दिया जाए। लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, लेकिन ये ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान रूस के बगैर भी कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क बिछा हुआ है। सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न का तजर्बा है, पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनियों का तजर्बा है। अब ECC ने इसको कानून के सुपुर्द कर दिया कि वजारत कानून की क्लियरेंस, ISGS और हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी और खास तौर पर ये जो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी है इसका क्या काम होगा, क्योंकि इसके काम से भी मशरूत कर दिया, इसका क्या काम होगा प्राइस नेगोशिएशन कमेटी का? देखिए, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की इनपुट ली गई है कि जो कंपनियां रशिया ऑफर कर रहा है उनका देखना है कि उनके ऊपर सैंक्शंस क्या हैं, कानून क्या कहते हैं, आलमी कवानीन क्या कहते हैं। उसके साथ प्राइस नेगोशिएशन कमेटी को इसलिए उसके इन्वॉल्व किया जा रहा है कि चूंकि पहले ही आपने इतनी इन्फ्लेटेड कीमत रख दी है $2.7 बिलियन, कमेटी बैठेगी, सर जोड़ के बैठेगी, वो 100, 200, 300 मिलियन डॉलर कीमत कम करवाएगी और फिर हम कहेंगे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है जो हमने मुख्तलिफ माहिरीन से बात की और जो बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब ने इनपुट दिया प्राइम मिनिस्टर को कि GIDC के 418 अरब हमें मिल रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान की कैपेसिटी है, हमें पहले नंबर तो ये खुद प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट महंगा और कौम पर भारी साबित ना हो। अगर फिर भी हमने रशिया को एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे लेके आना है तो उसमें फिर हम उसकी माली शराकतदारी कर लेते हैं। रशियन की कंपनी गैसप्रोम को कहा है कि वो आ जाए जिसके ऊपर जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, आलमी पाबंदियां नहीं है, तो अगले महीने के अंदर इस मामले की फेट तय होनी है। जरूरत इस चीज की है जो माहिरीन ये कहते हैं कि GHPL गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है, OGDCL, PPL, माड़ी पेट्रोलियम, ये वो कंपनी हैं जो अपनी 10% शेयर होल्डिंग करके जिनके पास सरप्लस कैश मौजूद है, वो खुद ये पाइपलाइन तमीर कर सकती हैं। इस पाइपलाइन को बिछाने का पाकिस्तान की कंपनियों के पास तजर्बा मौजूद है। पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनियां जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो इसी कंपनी को ठेका देने के लिए जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्या कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कुछ लोगों का, हुकूमती शख्सियात का कोई सामने आ रहा? देखिए, इसके अंदर जो लोग एक्टिव हैं उनका मैंने जानने की कोशिश की, बराह रास्त उनका इस बिजनेस के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिन मीटिंग्स के अंदर वो शरीक होते हैं, जो पुश कर रहे हैं कि इसी ही EKT कंपनी जो कि क्वालिफाई नहीं कर रही उसको ये ठेका दिया जाए, तो वहां पर ही बड़ी हैरान कुन बात है कि भले मफादात का टकराव नहीं है लेकिन उनका इसको आउट ऑफ द वे जाके परसू करना, उसको ठेका दिलवाना, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आयद करता है। जब ऐसे मामला होते हैं तो फिर लिटिगेशन होती है। माजी के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में
इजाफी कीमत के ऊपर LNG टर्मिनल लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया था, वो मामला स्क्रैप हुआ और फिर कई सालों तक कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो जरूरत इस चीज़ की है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं, हमारी कंपनियों में सलाहियत है, हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का कंसोर्शियम बना सकती है जो इंतहाई कम कीमत के ऊपर, मतलब जो मैंने बहुत से लोगों से बात की, हम दावे से कह सकते हैं कि बहुत कम कीमत के ऊपर ये पाइपलाइन शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर तमीर की जा सकती है। 2015 से हम इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं रशियन के साथ, और हमें वो सूटेबल कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहे और बहुत कीमत भी इजाफी मांग रहे हैं, बहुत भारी कीमत मांग रहे हैं। उसके साथ हुकूमत ने रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर को एक एमनेस्टी दी थी। अगर इसी टाइप का हम ENP सेक्टर के अंदर हुकूमत अगर कोई एमनेस्टी लाए या उनको एक पैकेज दे तो पाकिस्तान तवानाई के, महंगी तवानाई की चुंगल से आजाद हो सकता है। लेकिन हतमी फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ही करना है आइंदा चंद रोज के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।